नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं सीधे 1916 में। जी। ग्रेनविल क्लाइसर की किताब है टॉक्स ऑन टॉकिंग, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर मिली। हाँ। तो किताब तो पुरानी है, पर इसमें जो बातें हैं बातचीत पर, पब्लिक स्पीकिंग पर, वो आज भी बहुत काम की लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइसर का मकसद बड़ा सीधा था कि भाई लोगों की रोजमर्रा की बातचीत कैसे बेहतर हो। हम्म। वो मानते थे कि अच्छा बोलना ये हुनर सबके लिए जरूरी है, मतलब सामाजिक जिंदगी हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। सही बात है। तो ये किताब एक गाइड जैसी है। बातचीत की कला, कैसे सुने, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग। हाँ, वो तो बड़ा मजेदार सेक्शन था। हाँ। और आवाज का इस्तेमाल कैसे करे, कहानी कैसे सुनाएं, और पब्लिक स्पीकिंग के नुस्खे भी हैं। आज शुरू में ही वो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का जबरदस्त कोट है कि इंसान का पहला कर्तव्य बोलना है। जी। बातचीत से ही हमारी शिक्षा पूरी होती है, दोस्ती बनती है और हम खुद को और अपने समय को सीखते हैं। क्या बात है। तो आज हमारा मिशन यही है कि 100 साल पुरानी किताब से वो कीमती बातें निकालें जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं। बिल्कुल। देखते हैं क्या मिलता है क्लाइजर की पिटारे में। तो क्लाइजा शुरू में ही कहते हैं कि अच्छी बातचीत का राज सिर्फ होशियार बातें करना नहीं है, बल्कि दूसरों के मूड को, उनकी फीलिंग्स को समझना और उनके साथ एक तालमेल बिठाना। हाँ। ये विचारों का लेन देन तो है, पर उससे ज्यादा इंसानी जुड़ाव है। सही कहा। और इसी से जुड़ी है शिष्टाचार की बात, मैनर्स। हाँ। क्लाइजर तो यहां तक कह देते हैं कि मैनर्स जो हैं वो समाज के लिखे कानूनों से भी ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा। हाँ। मतलब सिर्फ प्लीज थैंक यू नहीं, बल्कि दयालुता, सहानुभूति, दूसरों को कंफर्टेबल फील कराना, ये सब और पर्सनालिटी का भी रोल है ना। बहुत बड़ा रोल है। एक ही बात दो अलग लोग कहें तो असर बिल्कुल अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। हमारी आवाज, हमारे हाव भाव, ये सब हमारे व्यक्तित्व की झलक दे देते हैं। तो फिर एक अच्छा बात करने वाला कैसा होता है क्लाइसर के हिसाब से? क्लाइसर कहते हैं कि ऐसा आदमी अपनी राय देने में जल्दबाजी नहीं करता, हम्म। दूसरों की आलोचना में थोड़ा संयम रखता है, और ऐसे बात नहीं करता कि बस वही सच बोल रहा है, फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हो जैसे। हाँ, वो उदाहरण बड़ा अच्छा था मैथ्यू अर्नोल्ड का, जी। कि वो हमेशा उस टॉपिक पे बात करते थे जिसमें सामने वाले को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। कमाल की अडेप्टेबिलिटी है ये, हम्म। दूसरों के हिसाब से ढल जाना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो मैं कॉलेज ऐसे लोग भी थे जिनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो पूरी बातचीत को लेक्चर बना देते थे, किसी और को मौका ही नहीं मिलता था। ओ। या फिर कार्लाइल, जो खुद तो बहुत बोलते थे पर दूसरों को चुप रहने की सलाह देते थे। क्या बात है। तो क्लाइसर कहते हैं कि उनके जमाने में आत्मसंयम, मतलब सेल्फ रेस्ट्रेंट, बातचीत का एक अहम गुण बन गया था। शायद पहले लोग ज्यादा बहस या कटाक्ष करते होंगे। आज हिसाब से शायद हम उसे कहेंगे कि दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना, ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल वही बात है। अब आते हैं उस मजेदार हिस्से पर, वो बात करने वालों के प्रकार जिनसे बचना चाहिए। हाँ, हाँ, ये लिस्ट जबरदस्त है और शायद हमें खुद के अंदर झांकने पर भी मजबूर करती है। हाँ। जैसे वो टायरसम टॉकर, थकाऊ बातोनी। जी। ये वो हैं जो बस बोलते जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते, जैसे शब्दों का झरना बह रहा हो। बिल्कुल। और फिर हैं ट्रिफलिंग टॉकर, तुच्छ बातोनी। अच्छा, वो कैसे? ये वो हैं जो हमेशा हल्की फुल्की सतही बातों में उलझे रहते हैं। मौसम कैसा है, क्या चल रहा है, बस कभी किसी गंभीर या गहरे मुद्दे पर बात ही नहीं। और वो टीडीएस टॉकर, उबाऊ बातोनी। हाँ, ये शायद सबसे खतरनाक है। क्लाइसर कहते हैं इनके पास टर्मिनल सुविधा नहीं होती। टर्मिनल सुविधा मतलब उन्हें बात खत्म करनी ही नहीं आती। आप दरवाजे तक पहुंच गए, जाने वाले हैं और वो फिर मुड़कर कुछ और बताने लगेंगे। अरे बाप रे। ये तो बहुत होते हैं। और लिस्ट लंबी है। टैटलिंग टॉकर, गप्पी, बातूनी, जो दूसरों की गॉसिप का थोक व्यापार करते हैं। हाँ, हाँ। टैकलेस टॉकर, अकुशल बातूनी, ये वो हैं जो सही बात गलत समय पे बोल देंगे या गलत बात सही समय पर। ओह, मतलब जिन्हें अंदाजा ही नहीं कि कब क्या बोलना है। बिल्कुल। और आपका पसंदीदा कौन सा था? मेरा टॉर्पीडो टॉकर। हाँ, हाँ। ये वो हैं जो किसी चल रही बातचीत में अचानक धमाके की तरह घुसते हैं और अपनी तेज आवाज से सबको चुप करा देते हैं। बिल्कुल। तो ये टाइप जानना सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें आईना दिखाता है कि कहीं हम में भी तो इनमें से कोई दोष नहीं। क्लाइजर का निचोड़ यही है कि बातचीत जो है वो एक आपसी मुलाकात होनी चाहिए, विचारों का लेन देन। मुकाबला नहीं। मुकाबला नहीं, भाषण नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश, हराने की नहीं। तो इन गलतियों से बचने के लिए क्लाइजर कुछ नियम या सुझाव भी देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वो बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, दूसरों को ध्यान से सुनें।
सुनना। हाँ, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार ना करें, बल्कि सच में समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कह रहा है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें, बीच में ना टोकें। ये बहुत मुश्किल होता है कभी-कभी। होता है, लेकिन यही अच्छी बातचीत की नींव है। और हाँ, बातचीत पर कब्जा ना करें, सबको मौका दें। और वो वाला सुझाव भी बड़ा दिलचस्प था कि अगर किसी ने अपनी कहानी सुनाई, हाँ तो फौरन उससे मिलती-जुलती अपनी कहानी मत सुनाओ, खासकर अगर आपकी कहानी बस थोड़ी सी बेहतर हो। हाँ, वो 50 मछलियों वाला उदाहरण। किसी ने कहा 50 पकड़ी तो आप तुरंत 51 पकड़ने का किस्सा मत छेड़ दीजिए। हाँ, बचकाना लगता है थोड़ा। बिल्कुल। और एक और बात, बिना मांगे सलाह मत दीजिए। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बहस में ज्यादा ना उलझें। अगर लगे कि भाई सामने वाला नहीं मान रहा, तो प्यार से टॉपिक बदल दें। जबरदस्ती मनवाने की कोशिश ना करें। दूसरों के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। संयम, अडेप्टेबिलिटी और अपनी बात संक्षिप्त में कहना, ब्रेविटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाइजर मूड कंट्रोल पर भी जोर देते हैं जी। कि अपनी पसंद नापसंद बहुत जोर देकर ना बताएं, और बातचीत में हमेशा हीरो बनने या कोई बहुत चतुराई भरी बात कहने की कोशिश ना करें। सही कहा। उदारता और विवेक, डिस्क्रीशन। क्या कहना है क्या नहीं, इसकी समझ, ये बहुत जरूरी है। यही विवेक शायद टैक्टलेस टॉकर बनने से बचाता है। बिल्कुल। विवेक का मतलब है ये समझना कि कौन सी बात कहाँ, कब, किसके सामने कहनी चाहिए। जैसे लाइब्रेरी में बहुत किताबें होती हैं, पर आप हर किताब हर किसी को नहीं पकड़ा देते। सही उदाहरण है। वैसे ही आपके पास विचार बहुत हो सकते हैं, पर हर विचार हर बातचीत के लिए सही नहीं होता। ठीक है, तो बातचीत के कंटेंट और मैनर्स के बाद क्लाइजर आवाज पर आते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, इस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। क्लाइजर कहते हैं कि बहुत कम लोग अपनी बोलने की आवाज को सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ। एक आम गलती है गले की मांसपेशियों को सिकोड़ कर बोलना। हाँ, आवाज खिंची खिंची सी लगती है फिर। बिल्कुल, तनावपूर्ण, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। हाँ। और उपाय बहुत आसान, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कैसे? क्लाइजर तो जम्हाई लेने मतलब यॉर्निंग की प्रैक्टिस करने को कहते हैं। क्या जम्हाई लेना? हाँ, सुनने में अजीब लगे, पर इससे गले की मांसपेशियां सच में रिलैक्स होती हैं। अच्छा। और आवाज की क्वालिटी के लिए उसके लिए वो कहते हैं कि आवाज को सिर्फ गले से मत निकालिए। हाँ। उसे थोड़ा आगे, मुंह के ऊपरी हिस्से, यानी वो जो हार्ड पैलेट होता है ना, हाँ। उस तरफ फोकस करें। सोचिए जैसे आवाज को सामने फेंक रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे आवाज में एक खास गूंज पैदा होती है, रेजोनेंस। रेजोनेंस। हाँ, वही गूंज जो आवाज को भरा हुआ, साफ और सुनने में अच्छा बनाती है। हाँ। क्लाइजर नाक से बोलने मतलब नेजालिटी। हाँ, वो नाक में आवाज आती है जैसे। हाँ, या गले से बोलने थ्रोटीनेस मतलब आवाज गले में ही घुट जाए। इन आम गलतियों से बचने को कहते हैं। रोज की बातचीत के लिए मध्यम और धीमी पिच मतलब मिडिल और लो कीज सबसे अच्छी हैं। ऊंची आवाज इरिटेटिंग लगती है। हाँ, सुनने वाले को भी और बोलने वाला भी थक जाता है। और शब्दों का साफ उच्चारण, आर्टिकुलेशन, वो भी बहुत जरूरी है। साफ बोलना, सही उच्चारण, ये सुसंस्कृत बातचीत की निशानी है। इसके लिए क्लाइजर कहते हैं मुंह पूरा खोलकर बोलें और थोड़ा धीरे बोलें ताकि शब्द मिक्स ना हो जाएं। अगर आवाज कमजोर है तो प, ट, क जैसी विस्फोटक ध्वनियां मतलब एक्सप्लोजिव्स, उनकी प्रैक्टिस करें। अच्छा। हाँ, और अगर आवाज में गहराई लानी है तो ओ स्वर का अभ्यास अच्छा है। और सांस लेने की तकनीक, उसके बारे में कुछ? हाँ, सही ब्रीदिंग टेक्निक, वो इसे फंडामेंटल मानते हैं, मतलब पेट से गहरी सांस लेना, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। इससे आवाज को सपोर्ट मिलता है, आप बिना थके ज्यादा देर बोल सकते हैं। और पब्लिक स्पीकर्स के लिए उन्होंने एक खास आवाज का जिक्र किया है, ओरोटंड। ओरोटंड, ये क्या है? ये एक गहरी, दमदार, गूंजने वाली आवाज है। सोचिए जैसे किसी अनुभवी न्यूज एंकर की आवाज होती है या थिएटर एक्टर की। ओह। ये कोई बनावटी आवाज नहीं है, बल्कि साधारण बातचीत की आवाज का ही डेवलप्ड फॉर्म है, जिसे प्रैक्टिस से पाया जा सकता है। अच्छा। आवाज में रेजोनेंस बढ़ाने के लिए म ध्वनि का गुंजन मतलब हमिंग, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी बताई है। होठ बंद करके चेहरे में वाइब्रेशन महसूस करने की कोशिश। दिलचस्प है ये सब। आवाज के बाद क्लाइजर कहानी सुनाने की कला पर आते हैं। ये तो बातचीत और भाषण दोनों को मजेदार बना सकता है। बिल्कुल, लेकिन क्लाइजर यहां भी थोड़ा सावधान रहने को कहते हैं। अच्छा। कहानी सुनाना एक दोधारी तलवार हो सकती है। ये जानना जरूरी है कि कब, कहां, कौन सी कहानी सुनानी है। एक अच्छी कहानी उनके हिसाब से नई होनी चाहिए, या कम से कम सुनने वालों के लिए नई हो। थोड़ी चतुर हो, छोटी हो, सरल हो, किसी को बुरी ना लगे, और सबसे जरूरी उस मौके के लिए सही हो।
अप्रोप्रिएट। और सुनाने वाले के लिए क्या टिप्स हैं? सुनाने वाले को कहानी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। हिचकिचाना या बार बार माफी मांगना, जैसे शायद ये उतनी अच्छी ना लगे। हाँ, वो असर कम कर देता है। बिल्कुल। कुछ कहानियों को तो शब्दशः याद रखना पड़ता है, खासकर अगर पंचलाइन शब्दों के सही क्रम पर टिकी हो। क्लाइसर ने वो एक बहुत छोटे उपदेश का उदाहरण दिया था। हाँ। जहां एक शब्द भी बदलने से मतलब बदल जाता। सुनाने का अंदाज कैसा होना चाहिए? अंदाज सरल और बातचीत जैसा, कॉन्वर्सेशनल, भाषण जैसा नहीं। और एक मजेदार टिप, अपनी कहानी पर खुद सबसे पहले मत हंसिए। हाँ, सही है। कभी कभी गंभीर चेहरा बनाए रखने से मजा और बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा कहानियां सुनाने से भी बचें, लोग बोर हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ऐसी कहानी कभी ना सुनाएं जो किसी को ठेस पहुंचा सकती हो। सबसे असरदार कहानियां अक्सर वो होती हैं जिनका असली मजाक या सीख बिल्कुल अंत में सामने आती है। पब्लिक स्पीकर्स के लिए कहानी सुनाने पर कोई खास सलाह है? हाँ, कुछ खास नुस्खे हैं। कहानी को अच्छी तरह जानें। हो सके तो पहले किसी दोस्त को सुनाकर टेस्ट कर लें। अच्छा। कहानी को सुनने वालों और मौके के हिसाब से थोड़ा बदल लें। छोटी रखें, जरूरत से ज्यादा कहानियां तैयार रखें। क्या पता आपसे पहले वाला आपकी फेवरेट कहानी सुना जाए। हाँ, ये हो सकता है। और सबसे अहम, जब आपकी कहानी अपना काम कर चुकी हो तो रुक जाएं। उसे खींचकर या समझाकर उसका असर कम न करें। ठीक है। बातचीत, आवाज, कहानी सुनाना। अब आते हैं बड़े मंच पर पब्लिक स्पीकिंग। इसके लिए क्या मूल मंत्र देते हैं क्लाइसर? वो दो बुनियादी चीजों पर जोर देते हैं। पहला, आपके पास कहने के लिए कुछ सार्थक होना चाहिए, वर्थवाइल। और दूसरा, आपको उसे कहना आना चाहिए। सुनने में आसान लगता है। हाँ, पर दोनों के लिए मेहनत चाहिए। पहला पॉइंट, कहने के लिए कुछ सार्थक होना, इसका क्या मतलब है? हाँ, बताइए। इसका मतलब है विषय की पूरी तैयारी, सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं बल्कि गहरी समझ। क्लाइजर इसे कहते हैं सुसज्जित मन, वेल फर्निश्ड माइंड। वाह, क्या शब्द है, सुसज्जित मन। है ना? इसका मतलब है आपके पास सिर्फ उस टॉपिक का ज्ञान ही नहीं बल्कि ओवरऑल नॉलेज, अच्छा जजमेंट, काम के विचारों का भंडार और कॉमन सेंस भी हो। इसके लिए अच्छी किताबें पढ़ना और लिखना, खासकर लिखना, क्योंकि लिखने से विचार साफ होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत जरूरी है। तो तैयारी सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को डेवलप करना है। बिल्कुल। एक सुसज्जित मन एक अच्छी लाइब्रेरी जैसा है जिसमें कई विषयों की किताबें हों जिनसे आप जरूरत पड़ने पर सही जानकारी निकाल सकें। बहुत दिलचस्प। और दूसरा पॉइंट, उसे कहना जानना। इसमें आती है भाषण की टेक्निक। एक अच्छी सुसंस्कृत आवाज जिसकी हमने बात की। हाँ। साफ उच्चारण, सही हाव भाव, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स। और यहाँ क्लाइजर एक बहुत बड़ा टेकअवे देते हैं। क्या वो कहते हैं कि आपकी रोजमर्रा की बातचीत ही आपकी सबसे बड़ी पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप है। अरे वाह, ये तो कमाल का नजरिया है ना? आपको किसी बड़े मंच का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यानी जो गुण अच्छी बातचीत के लिए चाहिए, ध्यान से सुनना, साफ बोलना, सही शब्द चुनना, एडेप्टेबिलिटी, अच्छी आवाज, वही सब अच्छे पब्लिक स्पीकिंग की भी नींव है। बिल्कुल। उन्होंने अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग भाषण का उदाहरण दिया है। हाँ, वो छोटा सा भाषण। हाँ, कहते हैं लिंकन ने ट्रेन में कागज के टुकड़े पर लिखा था, पर वो इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक है। क्यों? क्लाइसर के अनुसार उसकी खूबियां थीं सादगी, सिंप्लिसिटी, ईमानदारी, सिंसियरिटी, सीधापन, डायरेक्टनेस और संक्षिप्तता, ब्रेविटी। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई बनावट नहीं। बिल्कुल। और ये गुण आज भी उतने ही असरदार हैं। लिंकन की तरह शब्दों का अध्ययन करना, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना, ये भी बहुत जरूरी है। क्लाइसर ने पब्लिक स्पीकर्स के लिए कुछ क्या करें और क्या ना करें, मतलब डूज एंड डोंट्स की लिस्ट भी दी है। उसमें से कुछ खास बातें। क्या करें में सबसे ऊपर, पूरी तैयारी के साथ जाएं। धीरे धीरे शुरू करें ताकि लोग आपकी आवाज और स्टाइल से एडजस्ट हो सकें। साफ साफ बोलें, विनम्र रहें, टॉपिक पर टिके रहें, ईमानदार रहें, संक्षिप्त रहें। और सबसे जरूरी, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो रुक जाएं। बात को बेवजह खींचे नहीं। हाँ, ये जरूरी है। और क्या ना करें में? चिल्लाने या बहुत ऊंची आवाज में बोलने से बचें। फिजूल की बातें या टॉपिक से भटकने से बचें। मंच पर बेचैन होकर घूमने या अजीब हरकतें करने से बचें। ऑडियंस की झूठी तारीफ न करें। पूरी बातचीत पर अकेले कब्जा न करें। हर शब्द पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से बचें, वरना कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। अपना टाइम लिमिट क्रॉस ना करें। और वो दांत भींचकर बोलने वाला। हाँ, मुंह बंद करके या दांत भींचकर न बोलें। आवाज दब जाती है, शब्द साफ नहीं निकलते।
क्लाइजर मैनरिज्म्स मतलब आदतन इशारे या आवाज के पैटर्न जो ध्यान भटका सकते हैं, उनके प्रति भी सावधान रहने को कहते हैं। तो ग्रेनविल क्लाइसर की इस पुरानी किताब से गुजरते हुए ये साफ है कि प्रभावी ढंग से बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, अनुशासन, दूसरों के लिए सम्मान और विचार और अपनी आवाज और अंदाज पर लगातार काम करने की जरूरत है। ये सब मिलकर ही एक अच्छा वक्ता बनाते हैं, चाहे वो दोस्तों के बीच हो या हजारों लोगों के सामने। बिल्कुल। वाकई ये कमाल है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी ये सलाह आज भी कितनी सटीक है, कितनी रेलेवेंट है। जी। तकनीक बदल गई है, मंच बदल गए हैं। शायद आज क्लाइसर ईमेल या वीडियो कॉल एटिकेट पर लिखते, लेकिन कम्युनिकेशन के जो मूल सिद्धांत हैं वो वही हैं। स्पष्टता, ईमानदारी, संक्षिप्तता और सुनने वाले के साथ एक सच्चा मानवीय संपर्क। हाँ। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। क्लाइजर ने विल कार्ल्टन की एक कविता का जिक्र किया। हाँ। उसकी एक लाइन है, शब्दों से सावधान रहो, ये सलाह आग से सावधान रहने से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाह। आगे कवि कहता है, अनकहे विचार शायद मर जाएं, पर एक बार कहे गए शब्दों को तो भगवान भी वापस नहीं ले सकता। ओ, ये तो बहुत गहरी बात है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्द कितने शक्तिशाली और स्थायी हो सकते हैं। शायद ये सोचने का एक अच्छा पॉइंट है कि हम अपने शब्दों का चुनाव कितनी सावधानी से करते हैं। हाँ। और अपनी बातचीत की आदतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं ताकि हमारे शब्द रिश्ते बनाएं, बिगाड़े नहीं।